हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम भूमि। आज से हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, जो आपके आने वाले उत्तराखंड के एग्जाम्स हैं उनमें सब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पहला टॉपिक जो हमने रखा है वो है भारतीय नागरिकता। एक बात की तो मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप हमारी सीरीज़ को फॉलो करते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, डिटेल्स लिख लेते हैं, तो इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको सारा सब कुछ करंट से रिलेट करते हुए पढ़ाऊंगी। जो भी आजकल मुद्दे चल रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर दूंगी, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा और एक पेन और कॉपी साथ में रखिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, लेकिन इसके बाद जो डिटेल्स लिखनी है वो आपको लिखनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको नई जानने को मिलेंगी जो आप नेट के थ्रू सर्च करोगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नागरिकता का उल्लेख है? पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, 2, 3 या 4? तो आपका आंसर है भाग 2। ठीक, तो भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की बात की जाती है। इसके साथ ही आपको सर्च करना है भाग 1, 3 और 4। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन आज आप इसको एक बार नेट पे देखिएगा तो चीज़ें ऐसे याद रहती हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। 5 से 11 तक भाग 2 जो है वो नागरिकता के बारे में बताता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता हमें देता है? दोहरी नागरिकता देता है, एकल नागरिकता देता है, दोनों देता है या दोनों में से कुछ भी नहीं देता? तो आपको मैं बता दूं, दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है, तो आंसर गलत है। आपको पता होना चाहिए हमारे देश में एकल नागरिकता दी जाती है, भले वो किसी भी राज्य से क्यों ना हो, वो एक भारतीय कहलाता है। ना कि हम ये बोलते हैं, पहले तो जम्मू कश्मीर के लिए अलग था, लेकिन अब वो भी जम्मू कश्मीर भी हमने इंक्लूड कर दिया, उसको भी यूटी बना दिया गया है। तो अब दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसका आंसर है एकल नागरिकता। हमारा भारत, हमें हमारा संविधान एकल नागरिकता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? भारत, इन चारों में से आपको देखना है कि नागरिकता की जो विशेषता है उनमें से कौन सही है, कौन सी चीज़ आपको सही दे रखी है। तो इनमें देखना है कि भारत में राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है। देखो, हमने बोला था कि दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। क्या राज्य की एकल नागरिकता है? नहीं। अगर राज्य की एकल नागरिकता होगी और देश की दूसरी नागरिकता हुई तो फिर भी दोहरी नागरिकता कहलाएगी। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्या होगा? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो कहा जाता है कि हमारा देश एक है, यहाँ पर एक ही नागरिकता होगी। ठीक है, भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता, ये गलत है। तो आपका आंसर है सी। तो आपको इस तरह से देखना है। देखो, एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के 2 बार पूछ दिया, तो आपको अगर सार पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ये 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको देखना है कि इनमें से भारतीय नागरिकता किस विधि से प्राप्त नहीं कर सकते हो आप। पहला है जन्म से, दूसरा है देशीकरण से, तीसरा है भूभाग के सम्मिलन से, चौथा है भारतीय बैंक में धन जमा करने से। तो आप देखते हैं कि जब भी हम भारतीय बैंक में धन जमा करते हैं तो हमें नागरिकता नहीं मिलती है, बल्कि हमारा पैसा जमा होता है, उस पर ब्याज मिलता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। बाकी इन 3 विधियों से हमें नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नागरिकता के आयोजन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है?
कौन सा ऐसा निकाय है जो नागरिकता से संबंधित शर्तों को बना भी सकता है, मिटा भी सकता है? तो आपका ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद राज्य की विधानसभा, सम्मिलित रूप से, या फिर संसद। तो मैं आपको बता दूं, केवल और केवल संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित शर्तों को बदल भी सकता है, बना सकता है, बिगाड़ सकता है। जो भी करना होगा संसद करेगा। राज्य की विधानसभाओं के पास भी ये पावर नहीं होती है। तो अगर ये सम्मिलित रूप से दिया गया है तो ये गलत है। राष्ट्रपति के पास नहीं होते। चुनाव आयोग ही चुनाव करवाता है। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी, ड्यूअल सिटीजनशिप सिद्धांत को स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और इसके अंदर बहुत सारे स्टेट हैं। ठीक, तो अगर हम कहें कि हम भारत के नागरिक हैं, इसके लिए हमें अलग सर्टिफिकेट मिले, और हम इस राज्य यूपी के नागरिक हैं या उत्तराखंड के हैं तो इसके लिए दूसरा सर्टिफिकेट मिले, तो क्या होगा कि आपके पास एक तो भारत की नागरिकता है, एक आपके पास राज्य की है। तो इसका मतलब आपके पास दोहरी नागरिकता है। ऐसा प्रावधान इंडिया में तो नहीं है। भले इंडिया बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है, उसके बावजूद भी हम एक भारतीय हैं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एकल नागरिकता होती है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने दोहरी नागरिकता पॉलिसी अपनाई है? तो आपको बता दूं, सिर्फ इन चारों में से संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा देश है जिसमें लोगों के पास अमेरिका की डिग्री भी है, अमेरिका की सिटीजनशिप की जो नागरिकता है उसके पास, और उसके अलावा अंदर जो स्टेट है, राज्य है, ठीक है, उनकी भी नागरिकता उनके पास है। तो लोग क्या करते हैं, दो नागरिकता का लाभ या फायदा उठाते हैं, उनको एंजॉय करते हैं। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। तो आपका आंसर हो गया डी। अब ये जो क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये करंट में रहता है, प्रवासी भारतीय करंट में रहते हैं। प्रवासी भारतीय वो जो मूल से, जन्म से, किसी भी वजह से भारत के तो है लेकिन भारत से बाहर कहीं अदर विदेशों में रह रहे हैं, तो ऐसे भारतीयों के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? आंसर आपको दिख रहा है बी। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में? तो इस दिन दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। ठीक है, तो गांधी जी क्या आए थे, भारत आए थे इस दिन, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन है बी। और हाँ, एक क्वेश्चन और है, शायद वो आगे मैंने इसमें डाला हुआ है कि प्रवासी भारतीय दिवस की संकल्पना पहले किसने दी थी? कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनके मन में आया था कि प्रवासी भारतीय दिवस भी बनना चाहिए? तो हम आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है कि प्रवासी भारतीय दिवस आखिर किस व्यक्ति ने शुरू किया, किस व्यक्ति के मन में आया, किसने संकल्पना दी कि प्रवासी भारतीय दिवस भी होना चाहिए? क्योंकि देखो, हमारे राज्य है, हमारा पूरा देश है, देश अब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के बाद सारे देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर एक की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली फर्क पड़ता है, क्योंकि सब एक साथ व्यापार करते हैं, एक दूसरे के देश में एक दूसरे के लोग हैं। तो उन जो प्रवासी भारतीय जो लोग हैं, क्या होता है कि जैसे मान लो भारतीय कोई यूएसए में रह रहा है, ठीक है, अब वहाँ की सिटीजनशिप उसको मिल गई है, तो वहाँ पे वोटिंग वगैरह भी दे सकता है। तो अगर यूएसए इंडिया के प्रति कुछ खराब करता है तो उन लोगों के मन में यूएसए के लिए बुरी भावना आएगी, वोट उस पार्टी को नहीं देंगे। तो पार्टियां क्या करेंगी, एक दूसरे देशों के लोगों को लुभाने की कोशिश करती है। किस प्रकार से? उस देश से अच्छे रिलेशन बना के। तो हम भी प्रवासी भारतीय दिवस क्यों करते, ताकि जैसे हमारे देश के जो लोग बाहर रह रहे हैं, हम उनके लिए प्रवासी भारतीय दिवस बनाएंगे तो हमसे जुड़े रहेंगे, और उस देश के जो लीडर्स हैं, वहाँ जो सरकार है, वो हमारे देश के साथ अच्छे रिलेशन रखेगी। तो ये एल एम सिंघवी जी ने, उनकी समिति ने पहली बार रिकमेंडेशन दी थी, यानी अनुशंसा दी थी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाना चाहिए। इसको 9 जनवरी को मनाया जाता है गांधी जी के आने के उपलक्ष्य में। तो आप इसको याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है, भारतीय नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
ठीक है, भारतीय नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया। और हाँ, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये प्रवासी भारतीय दिवस शुरू करने की जो संकल्पना हुई थी, आप इसको याद रखिएगा। 2015 में एक अमेंडमेंट हुआ था, 2015 में, सॉरी 2003 का अमेंडमेंट है। 2003 में भारतीय नागरिकता अधिनियम, जिसे 1955 का एक भारतीय नागरिकता अधिनियम है, ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम है 1955 में। इसमें चेंजेस होते रहते हैं, बार बार संशोधन होते रहते हैं, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें 2003 में जो हुआ था, उससे एक कॉन्सेप्ट आया था, भारत ने जो बाहर रहने वाले लोगों को PIO ये स्टेटस देना शुरू किया था। इसी समय से आपका प्रवासी भारतीय दिवस की संकल्पना आई थी। अगर आपको किस संशोधन के बाद आई थी, अगर आपको पूछा जाए तो 2003 आप याद रखिएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको इनको जानने की जरूरत नहीं है। जो जो भी मेन होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे आर्टिकल 11 है, 11 आर्टिकल जो है वो संसद को शक्ति देता है कि वो नागरिकता से संबंधित नियम बना सकता है, मिटा सकता है, जो भी है वहाँ पर लीगली चीज़ें होती हैं, ठीक है, संशोधन वगैरह करके आप नागरिकता से संबंधित चीज़ों को घटा बढ़ा सकते हैं। तो आपको 11 याद रखना है। बाकी इसको 5 से लेकर 11 तक पूरे याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें एक चीज़ आई थी आपकी नागरिकता अधिनियम 1955, इसका मैं आपको बताऊंगी। इसको याद रखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि पुराना कॉन्सेप्ट तो वो चेंज हो गया, मीन्स उसको ज़्यादा पूछा नहीं जाता है वो एग्जाम्स में। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो आता है, इसी से रिलेटेड आता है और इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकता किस प्रकार छोड़ी जा सकती है? देखो, मैंने आपको बोला था कि नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप जो एक्ट है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है वो उसका 1955 का, यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई हैं कि आप भारतीय नागरिकता किस किस प्रकार से छोड़ सकते हो। तो पहला आपका ऑप्शन है त्याग के द्वारा, दूसरा है अंत के द्वारा, तीसरा है वंचना के द्वारा, यानी रिनंशिएशन, डिप्राइवेशन या टर्मिनेशन। किस आधार पर आप भारतीय नागरिकता को छोड़ सकते हो? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देती हूँ इसको। देखो, त्याग क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले रहा है और उसने यहाँ पर बता भी दिया है अथॉरिटी को कि हाँ मैं सिटीजनशिप ले रहा हूँ, तो क्या होगा, उसने त्याग कर दिया है और लीगली किया है, कुछ छुपाया नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे त्याग। अंत मतलब जब अथॉरिटी उसका खुद ही अंत कर दे। मान लो किसी ने दूसरे देश की सिटीजनशिप ली है और इंडिया में बताया ही नहीं है और इलीगली ले ली और यहाँ की भी नहीं छोड़ी है, तो अथॉरिटी क्या करेगी, उसको खुद उसका अंत कर देगी। तीसरा हो गया वंचना। वंचना का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति जैसे मान लो यहाँ का सिटीजन है और 7 सालों से किसी दूसरे देश में रह रहा है, या फिर उसने इलीगली यहाँ की अवैध रूप से यहाँ की नागरिकता ली है, अगर अथॉरिटी को पता लगता है तो क्या होगा, वो वहीं से उसको टर्मिनेट कर देगी, उसका सिटीजनशिप कैंसिल कर देगी। तो आपको क्या है, त्याग में इंसान खुद लेगा, बता भी देगा। यहाँ पर ली तो है, बताया नहीं है, यहाँ पर इलीगली ले रखी है। तो अब इन तीनों चीज़ों को बस थोड़ा सा हल्का दिमाग में रखिए, बाकी इससे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहाँ से मिला हमको? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 या सिटीजनशिप जो एक्ट है उसका 1955 से हमें मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ये क्वेश्चन भी आपका सिटीजनशिप जो एक्ट है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसी से ही रिलेट करता है, उसी में ही ये चीज दी गई है, ठीक है। ठीक है, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, ये भी उसी से ही क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था आपको भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 से ही क्वेश्चन करे जाते हैं। तो ये है आपका 5 प्रकार से, ठीक है। इसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में आपको डिटेल से अभी बताऊंगी। अभी आप इसको नोट कर लीजिएगा। हमारे 5 प्रकार से हम नागरिकता पा सकते हैं, 3 प्रकार से हम नागरिकता छोड़ सकते हैं। 3 प्रकार अभी ऊपर क्वेश्चन में बताए थे, त्याग, अंत और वंचना, ठीक है।
त्याग, अंत और वंचना के आधार पर हम छोड़ सकते हैं, लेकिन 5 तरीकों से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ इसको क्या है। देखो, 5 प्रकार, छोड़ना तो आपको मैंने बता दिया। 5 प्रकार से क्या होता है, जन्म के आधार पर, दूसरा होता है वंश परंपरा के आधार पर, आप इसको लिखते रहिए, जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, दूसरा हो गया। तीसरा है आपका पंजीकरण के आधार पर, ये तो आप शॉर्ट में लिखेंगे। चौथा हो गया प्राकृतिक आधार पर, ठीक है, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्राकृतिक आधार पर लिखिए, मैं बोलती भी जा रही हूँ। पांचवा हो गया आपका विदेशी क्षेत्र का जब अधिग्रहण होता है, विदेशी क्षेत्र अधिग्रहण के आधार पर। ये 5 टाइप आपको पूछे जाते हैं कि किसके आधार पर कर सकते हैं, किसके आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसको अच्छे से देखना है, देखने के बाद इसको नोट करना है, और इसके बारे में डिटेल में अभी आपको बताऊंगी। 5 प्रकार आप इसको भी नोट कर लीजिए, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिक आधार पर और विदेशी क्षेत्र अधिग्रहण के आधार पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अभी देखिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हुआ है। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी तक कितनी बार हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा इसके बारे में कहा गया है, इसके बारे में न्यूज पर उछलता रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया कि हम हिंदू अल्पसंख्यकों को तो लेंगे, भारत की सिटीजनशिप देंगे, लेकिन जो मुस्लिम है वो कम्युनिटी को छोड़ दिया है। तो काफी क्रिटिसिज्म भी होता है गवर्नमेंट का, उनको बुरा भला भी बोला जाता है कि इस एक्ट को लाने की क्या जरूरत थी। तो ये एक्ट किस में, ये सीए एक्ट किसका संशोधन किस में किया गया है, ये नागरिकता अधिनियम 1955 में ही संशोधन किया गया है। तो इसके आधार पर अभी इसके बारे में भी आपको डिटेल्स में बताऊंगी। पहले हम एमसीक्यूज देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल्स पे जाते हैं। ठीक, तो अब क्या है, अब तक कितनी बार इसमें संशोधन हुआ है, अब तक इसमें हुआ है 6 बार। तो आप इसको लिख लीजिए, 1986, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ और 2015 में हुआ, अभी जो लेटेस्ट है 2019 में हुआ। ये सीए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसको लिख लेना है, 1986, 1952, 2003, 2015, 2005 और 2019। तो 6 बार संशोधन हो चुका है इस एक्ट में। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि इनमें से ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर की संकल्पना किस संशोधन द्वारा दी गई। ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर की संकल्पना किस संशोधन द्वारा दी गई। तो वो है आपका, किस संशोधन द्वारा दी गई, वो है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 2015 के थ्रू दी गई नागरिकता अधिनियम 1955। तो ये जो 55 है, इसी में ही हमेशा संशोधन होते रहे हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 2003 में इसमें संशोधन हुआ था, तो पीआईओ का कॉन्सेप्ट आया, पीआईओ। इसके बाद क्या हुआ, प्रवासी भारतीय दिवस मनने लगा। 2005 में आया आपका ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये कॉन्सेप्ट आया। लेकिन 2015 में इन दोनों को मिला करके आपके पास आया OICH। अब इतना डेप्थ में जाके तो आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन हाँ, OICH का कॉन्सेप्ट और PI को कॉन्सेप्ट, आप ये तीनों कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। इसके अंतर्गत OICH के अंतर्गत क्या होता है कि अगर मान लो कोई भारतीय मूल का बाहर रह रहा है, ठीक है, तो जिंदगी भर बेरोक टोक यहाँ बिना वीजा के रह सकता है, शैक्षिक संस्थान में वो प्रवेश पा सकता है। ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान और बांग्लादेश को ये स्टेटस नहीं दिया गया है। OICH का स्टेटस पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आप एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा। OICH जो है वो किस किस को दिया गया है, किस किस को नहीं दिया गया है, वो है आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये कार्ड होल्डर की संकल्पना पाक और बांग्लादेश को नहीं दी गई है। आप ये हो सकता है पूछ ले, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको डिटेल्स में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन इससे बन सकते हैं बहुत है इतना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अच्छा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये है आपका 2019। ये मैंने कहा ना बहुत न्यूज़ में है, CAA 2019, ये 2019 से इम्पोर्टेंट है, तो अभी तक तो इसमें से क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है। उस अब देखो मैंने कहा था कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में ही चेंज किया गया है, लेकिन 1955 के अंदर कहाँ पर चेंज किया गया है ये पूछ रहा है, कौन कौन सी जगह बदलाव किया गया। तो प्रकार हैं आपके जन्म के आधार पर, अगर 1955 में लिखा गया है कि जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है, तो क्या इस पर चेंज किया गया, पंजीकरण पे चेंज किया गया, देशीकरण पे, या B and C? तो इसका आंसर है आपका पंजीकरण और देशीकरण दोनों, यानी D आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण के आधार पर चेंज किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि पंजीकरण के आधार पर आप देखो, पंजीकरण और देशीकरण के आधार पर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति 7 सालों से भारत में रह रहा है, तो 7 सालों से भारत में रहे तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है पंजीकरण के थ्रू, या फिर कोई व्यक्ति की विदेशी पति पत्नी 7 सालों से यहाँ रह रहा है, या OCI कार्ड होल्डर है तो उसको 5 साल के अंदर, अगर वो यहाँ 5 साल से रह रहा है तो उसको भी मिल जाएगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको कम करके 7 साल से कितना कर दिया, केवल 1 वर्ष। अगर आप 1 वर्ष यहाँ रह रहे हो तो आपको मिल जाएगा, भले आप अवैध प्रवासी क्यों ना हो, भले आप इलीगली क्यों ना रह रहे हो यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है आपका देशीकरण के आधार पर। देशीकरण का मतलब है अगर आप पिछले 14 वर्षों के अंदर 11 वर्ष कंटिन्यूअसली भारत में रहे हो, तो आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दो, अपना डॉक्यूमेंट भेजो, 1 साल के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी यहाँ की नागरिकता। यानी टोटल आपको कितना रुकना पड़ेगा, 11 1 12 साल, 12 साल के अंतर्गत आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। 11 साल से आप रह रहे होगे, 1 साल रजिस्ट्रेशन के बाद लगेगा, 12 साल में नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने इसको 5 साल कर दिया है, पहले कितना था 14, ठीक है 11 वर्ष या 12 वर्ष टोटल हम मिला के, अब क्या कर दिया है कि 5 साल आप यहाँ पे रह गए हो तो 1 साल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको टोटल 6 साल में आपको नागरिकता मिल गई है। देखो पंजीकरण में 1 ही साल का वेट करना पड़ेगा, देशीकरण में कहाँ 12 साल का करना पड़ा था और कहाँ 6 साल, आधा टोटल कम हो गया। तो ये चीज़ में बहुत ज़्यादा अभी हल्ला हुआ था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, और केवल एक समुदाय को आपने कैसे छोड़ दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले 5-6 हिंदू अल्पसंख्यक समूह भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण के आधार पर भी, देशीकरण के आधार पर भी। अभी मैंने बताया ना क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से समूह हैं आप उसको देखिए आज इस पे, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हिंदू, ठीक है, दूसरा है सिख, तीसरा है जैन, चौथा है बुद्ध, और छठवा है पारसी, और सातवां है क्रिश्चियन या ईसाई। तो आपको ये कम्युनिटीज़ याद रखने, हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी और क्रिश्चियन या ईसाई। तो आप इन 5 को याद रखिए और इनको लिख लीजिए। ये पंजीकरण और देशीकरण के आधार पर यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। और कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो आप देखेंगे इसमें मुस्लिम समुदाय को नहीं दिया गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए यही रखा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अनुसार किन किन देशों के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अनुसार किन किन देशों के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो आपका आंसर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो ये तीनों ही हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी सभी के सभी। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आपका आंसर है असम। देखिए असम में क्या हुआ था, एक असम समझौता हुआ था, उसके आधार पर NRC निकला। असम समझौते के आधार पर 25 मार्च 1971 से पहले जो व्यक्ति आ चुके हैं भारत के अंदर, वो तो भारत के नागरिक हैं, उसके बाद वाले भारत के नागरिक नहीं है। अब हुआ क्या था कि 1971 में बांग्लादेश पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया और बांग्लादेश से बहुत सारे लोग, क्योंकि उस समय लड़ाई हो रही थी, तो असम के अंदर भाग के आ गए। चलो 1971 से पहले जो भागे वो तो ठीक था, लेकिन उसके बाद भी लोग भाग के असम में आ रहे, तो असम के लोगों का रोजगार पर असर पड़ा, उनकी भूमि पर असर पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, NRC निकाल लिया कि अब
25 मार्च 1971 के बाद जो भी लोग आएंगे, अगर वो 25 मार्च 1971 के बाद आए हैं तो भारत के नागरिक नहीं होंगे, उन्हें भारत से बाहर जाना होगा। इसलिए एनआरसी अभी बहुत न्यूज़ में है। 2018-19 से जब से सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी के लिए ऑर्डर दिया है तब से बहुत न्यूज़ में है। तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आप उसको देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये असम से रिलेट करता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इनमें से कौन से राज्य में लागू नहीं होगा। देखिए, इसका आंसर है मिजोरम। जो इनर लाइन परमिट एरिया होते हैं ना, इनर लाइन परमिट एरिया जो होते हैं, जैसे हमारे भारत में आप पूर्वोत्तर राज्य को देखते होंगे, जो पूर्व उत्तर में स्थित है, ये वाला एक पूछ जैसी दिखती होगी। तो ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ इनर परमिट लाइन लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है वहाँ जाने के लिए। तो ऐसी जगहों पर जो CAA 2019 है वो लागू नहीं होने वाला है। वहाँ पर अल्पसंख्यकों को नागरिकता वहाँ के लिए नहीं दी जाएगी, बाकी और राज्यों में भेजे जाएंगे, लेकिन इन राज्यों में नहीं। तो आपका आंसर है मिजोरम। आप देखिए इनर लाइन परमिट एरिया वाले एरिया कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य हैं और कहाँ कहाँ पर CAA 19 नहीं यूज़ किया जाएगा। तो आपको ये नेट पे सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है असम समझौता कब हुआ। ठीक है, ये असम समझौते के बारे में, असम समझौता ये काफ़ी न्यूज़ में क्यों आ गया, एनआरसी की वजह से। तो असम समझौता कब हुआ था, ये हुआ था 1985 में। तो उन्होंने कहा कि 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग भारत में आए हैं वो घुसपैठी हैं, उनको बाहर निकालो। उससे पहले जो लोग आए हैं वो भारत के नागरिक होंगे। तो आप ये याद रखिए डेट, 25 मार्च 1971 के बाद जो भी आया है वो यहाँ का नागरिक नहीं होगा। अगर आपने पीछे कोई पेपर दिए हैं तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन अमूमन दिख जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनर लाइन परमिट एरिया की बात हो रही है, CAA 2019 की बात हो रही है, उसके बाद NRC की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हैं। तो आर्टिकल 371 भी किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये इसका आंसर है असम। तो अब आपको क्या करना है, आर्टिकल 371B तो मैंने आपको बताया, A से लेकर I तक आपको लिखना है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट करते रहिए उसको। तो 371 आप सब में आर्टिकल 371 है, उसी के सब जो उसके उपभाग जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे आर्टिकल 371B असम से रिलेट करता है, तो ऐसे आर्टिकल 371A नागालैंड से करता है रिलेट। आर्टिकल 371C ये मणिपुर से करता है। आर्टिकल 371D आंध्र प्रदेश से रिलेट करता है। आर्टिकल 371F सिक्किम के लिए है। आर्टिकल 371G मिजोरम के लिए। आर्टिकल 371H अरुणाचल प्रदेश और आर्टिकल 371I गोवा के लिए है। तो आप ये जो मैंने बताए आपको, ये सारे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। असम अकॉर्ड मैंने आपको बता दिया, असम समझौता, NRC के बारे में हमने जाना। तो आपको जानना है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में, क्योंकि मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको सरसरी नज़र से एक बार देख लीजिए। देखिए, इसमें 3 प्रकार से नागरिकता छोड़ी जाती है। मैंने आपको पहले बताया था, त्याग, अंत और वंचना। त्याग, अंत और वंचना, ये आपको याद होगा, त्याग, अंत और वंचना। तो आप बताइए, अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में कमेंट करिए कि त्याग, अंत और वंचना क्या होता है, ठीक है। तीसरा, अब एक चीज़ और है इसमें, 1955 का जो आर्टिकल है, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है 1955, उसमें 5 प्रकार से आप नागरिकता पा सकते हैं। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है आपका देशीकरण या फिर, यहाँ पे लिख लेते हैं, देशीकरण या फिर सहजीकरण या फिर प्राकृतिक आधार पर, ठीक है। और उसके बाद 5वां है विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण, विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 5 प्रकार से हम नागरिकता पा सकते हैं और 3 प्रकार से हम छोड़ सकते हैं। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है अभी जो न्यूज़ में है वो है आपकी पंजीकरण के आधार पर, ठीक है। पंजीकरण के आधार पर
कि पंजीकरण के आधार पर आप कब कर सकते हो, जब आप कोई विदेशी यहाँ 7 साल से रह रहा हो, या कोई भारतीय का किने किसी विदेशी से शादी कर ली और वो 7 साल से यहाँ रह रहा हो, ठीक है, और ओसीआई कार्ड होल्डर हो, 5 साल से इधर रह रहा हो, तो उसको भी मिल सकती है नागरिकता। ओके, तो इसमें अभी 2019 में चेंज क्या हुआ है, पंजीकरण के आधार पर आपको 7 साल तो यहाँ रहना पड़ता था, अब गवर्नमेंट ने उसे 1 साल कर दिया, अब 1 साल रहो और नागरिकता पाओ, ठीक। और उसके बाद एक है आपका सहजीकरण, देसीकरण या प्राकृतिकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन याद रखिए क्योंकि हिंदी के वर्ड्स कभी कभार समझ नहीं आते। तो नेचुरलाइजेशन के आधार पर क्या होता था कि 14 साल के अंदर आप अगर 11 साल भारत में रह गए हो तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर दो नागरिकता के लिए, तो 1 साल रजिस्ट्रेशन होने के बाद टोटल आपको 12 साल वेट करना पड़ेगा, टोटल 12 साल के बाद आप भारत के नागरिक हो जाओगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आप 5 साल से यहाँ रह रहे हो, किनके लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक, उनके लिए है, ठीक है। आप 5 साल से यहाँ अवैध प्रवासी की तरह रह रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, 1 साल रुक जाओ, 6 साल में आपको हम नागरिकता दे देंगे। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था लोगों को, और बहुत इस अधिनियम के तहत बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ था। अब एक है विदेशी क्षेत्र अधिग्रहण। विदेशी क्षेत्र मतलब मान लो भारत ने किसी अन्य देश के किसी टुकड़े को हम अपने देश में मिला लिया, तो ये भी नागरिक हो गए हमारे देश के, तो इसे बोलते हैं विदेशी क्षेत्र को जब हमने अपने अंदर मिला लिया, अधिग्रहण कर लिया। यदि हम जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता देखें तो सबसे पहले क्या हमें 3 डेट याद रखनी है, 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004। ये 3 डेट्स के आधार पर आप इजीली बता सकते हैं कि जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिल सकती है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर जन्मा है तो वो भारत का नागरिक किसी भी हाल में होगा। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी को या उसके बाद 21 जुलाई 1987 से पहले जन्मा है, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि इस डेट को लेने के बाद, इस डेट 26 जनवरी 1950 को और उसके बाद कहाँ तक, 1 जुलाई 1987 से पहले तक, अगर इस बीच में कोई जन्म है तो वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा, भले उसके माता पिता यहाँ के नागरिक हैं या नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें कि 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद 3 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई व्यक्ति इस भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जन्म लिया है तो उसके लिए एक कंडीशन होगी कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है, कोई भी एक होना चाहिए, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी उस बच्चे को। अच्छा, अब अगर 3 दिसंबर 2004 को जन्म ले लिया या उसके बाद लिया तो क्या करेंगे, तो उसके लिए उसके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, 2 कंडीशन उसके लिए हो जाती हैं। पहला, माता पिता में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा, जो व्यक्ति दूसरा है या माता पिता में से एक तो भारत का नागरिक होगा, जो दूसरा वाला यहाँ रह रहा है माता पिता में से जो भी दूसरा व्यक्ति होगा वह अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, यानी वो लीगली यहाँ पे रह रहा हो, जिस तरह से भी रह रहा हो, लीगली वैधानिक रूप से रह रहा हो, गलत तरीके से ना रह रहा हो, ठीक है। तो ये जन्म के आधार पर हो जाता है। अब दूसरा हम देखते हैं वंश के आधार पर। वंश के आधार पर किस प्रकार होगा, देखिए, वंश के आधार पर आपको 2 डेट याद रखनी है, 26 जनवरी 1950, ये तो संविधान का दिन आपको याद होगा, उसके बाद 3 दिसंबर 2004, ये 2 डेट याद रखनी है। अगर कोई व्यक्ति इससे पहले वंश के आधार पर या जन्म के आधार पर 26 जनवरी 1950 से पहले कोई नागरिकता लेना चाहता है तो वो ले सकता है, किसी भी रूप में ले सकता है। लेकिन कहानी कहाँ बदलती है, 26 जनवरी 1950 के बाद। वंश का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर नहीं जन्मा है, मतलब उसका जन्म तो विदेश में हुआ है लेकिन उसके माता पिता, दादा परदादा या कोई भी जो भारत के निवासी थे, तो उसको हम बोलते हैं कि वो वंश के तो हमारे देश से संबंधित है ही, अगर वो यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो ले सकता है। तो किस प्रकार से लेगा, अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले अगर जन्मा है और वो वंश के आधार पर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए 2 कंडीशंस होंगी। पहला कंडीशन क्या होगी कि माता पिता में से कोई एक भारत का निवासी होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तो भारत का निवासी होगा
जो दूसरा रह रहा है वो अवैध प्रवासी नहीं होगा। यानी ये जो जन्म वाली बताई थी ना मैंने पहले, ये बिल्कुल सेम वही है, वंश में भी वो चीज़ लागू होगी जो मैंने जन्म वाली में बताई थी। इसके बीच में आपको मैंने क्या बोला कि 2 तरीके से ले सकता है, कि उसके माता पिता में से कोई एक, माना उसके पिता, उसकी जो फादर है वो भारत के नागरिक हैं, तो उसकी जो मदर होगी वो अवैध प्रवासी नहीं होनी चाहिए। पहला क्या होगा कि उसके माता पिता में से कोई एक, मानो उसके फादर यहाँ के निवासी हैं, नागरिक हैं, तो माता अवैध प्रवासी नहीं होनी चाहिए, वो भी लीगली यहाँ पे रह रही हो, तो वंश के आधार पर यहाँ की नागरिकता ले सकता है। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे 3 दिसंबर 2004 और उसके बाद जो जन्म है उसके लिए वंश के आधार पर क्या उसके लिए प्रावधान है। तो उसके लिए सिमिलर हम देखेंगे, उसके लिए 3 चीज़ें हो जाएंगी। 2 चीज़ें तो आप यहीं से उठा के लिख लो कि उसके माता पिता में से कोई एक, मानो उसका फादर या मदर जो भी है, भारत के नागरिक होनी चाहिए। दूसरा, जो दूसरा व्यक्ति है उसके माता पिता में से मान लो पापा, अगर उसके फादर यहाँ नागरिक हैं तो मदर नागरिक नहीं होंगी ना, तो मदर को क्या होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। तो माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तो दूसरे को अवैध प्रवासी नहीं होना, वो अच्छे से रह रहा हो यहाँ पे। और तीसरी कंडीशन उसके लिए क्या हो जाती है कि जब भी उसका जन्म हुआ है, माना बाहर हुआ है, कहीं भी हो रहा है, अगर उसका जन्म हो रखा है तो उसके जन्म के 1 साल के अंदर उसके माता पिता अगर उसका रजिस्ट्रेशन भारतीय दूतावास में करवा दें तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि वंश, जन्म, प्राकृतिकरण या फिर दूसरे देशों का अधिग्रहण करने पर इन सब चीज़ों से भारतीय नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। आज का डिस्कशन बस यहीं तक। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आप ज़्यादा रिवाइज़ करिए और क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इसको कर लेते हैं और करंट के साथ अपडेट करते रहते हैं तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा नागरिकता वाले चैप्टर से। और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट बनता है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।